जी, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3। इसकी डेफिनेशंस हैं ऑन पेज नंबर 529। कल भी मैंने कहा था कि ये चैप्टर आपकी रूट्स हैं अकाउंटिंग की, क्योंकि इसमें हम बेसिक्स, बहुत ही बेसिक्स जो आपके पूरी अकाउंटिंग में इस्तेमाल होने हैं सारी ज़िंदगी, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ेंगे। ये पढ़ेंगे जी सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है, डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, आपकी सिंगल एंट्री क्या होती है, कंपाउंड एंट्री क्या होती है, और यानी कि ये सारी चीज़ें अब हम पढ़ेंगे। यहाँ पे उसने जो डेफिनेशंस दी हुई हैं जी, डेफिनेशंस यहाँ बहुत थोड़ी हैं, लेकिन मैं इनको एक्सप्लेन करने के बाद आपको एक सिंगल एंट्री और कंपाउंड एंट्री को शायद नेक्स्ट चैप्टर में हो, लेकिन इधर भी एक दफ़ा एक्सप्लेन कर दूंगी। सबसे पहले तो वो कहता है जी व्हाट इज सिंगल एंट्री सिस्टम एंड व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम। हमने आपका ड्यूअल एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ड्यूअल एंटिटी नहीं, सॉरी, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा था अकाउंटिंग में। अगर किसी को याद हो कि एवरी ट्रांजैक्शन हैज एट लीस्ट टू इफेक्ट्स, वन ऑफ डेबिट एंड वन ऑफ क्रेडिट, ये आपका ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट था। यानी अकाउंटिंग में जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगी, कोई लेन देन होगा, तो उसके दो इफेक्ट्स होंगे एक ट्रांजैक्शन के। एक चीज़ आपके पास आ रही होगी, एक जा रही होगी, एक इंक्रीज हो रही होगी, एक डिक्रीज हो रही होगी, या दोनों इंक्रीज हो रही होंगी या दोनों डिक्रीज हो रही होंगी। यानी कि कम से कम हर ट्रांजैक्शन के, हर लेन देन के दो इफेक्ट्स होंगे। डबल एंट्री सिस्टम में वो यही कह रहा है, उसने कहा थी द सिस्टम अंडर विच बोथ द चेंजेस इन ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, one change is debited while the other change is credited with an equal amount। अब उसने कहा जी ड्यूअल एस्पेक्ट को फॉलो करते हुए एक ऐसा सिस्टम जिसमें आपकी ट्रांजैक्शन के दोनों इफेक्ट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं, लेकिन एक को डेबिट होना चाहिए और दूसरे को क्रेडिट, और दोनों की अमाउंट इक्वल होनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरह जैसे हम अकाउंटिंग इक्वेशन में एक तरफ एसेट्स को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो दूसरी तरफ लायबिलिटी या कैपिटल को, तो एक डेबिट साइड है, एक क्रेडिट साइड है। अब जब हम इस चैप्टर में डेबिट और क्रेडिट समझेंगे तब आपको पता लग जाएगा कि उधर एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों सेपरेट साइड पे क्यों होती है। एक तो मैंने रीज़न ये बताई थी कि उसकी रीज़न ये है कि ये जो एसेट्स हैं इनको बनाने के लिए या तो कैपिटल में से पैसा लगा है या लायबिलिटीज में से, ठीक है। और दूसरी रीज़न ये होती है जी कि आपने डेबिट और क्रेडिट अमाउंट्स को इक्वल रखना होता है अकॉर्डिंग टू योर ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। आपका ये सिस्टम कहता है कि आपने दोनों चेंजेस रिकॉर्ड करने हैं ट्रांजैक्शन के, जो एटलीस्ट दो हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन आपने दो तो रिकॉर्ड करने ही करने हैं, वन ऑफ डेबिट एंड अदर ऑफ क्रेडिट, और दोनों की अमाउंट्स इक्वल होनी चाहिए। जी यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अमाउंट इक्वल होना चाहिए, दूसरा क्या है? हाँ जी बेटा, वो ऑटोमेटिकली इक्वल होती है, आपकी डेबिट और क्रेडिट में अमाउंट्स इक्वल ही जाएंगे। वो जब हम करेंगे, जर्नल्स बनाएंगे, लेजर्स बनाएंगे, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। अभी डेफिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू तक, यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं। ये चीज़ें हाँ। प्रैक्टिकली समझने वाली हैं, आप लोगों ने भी इसे सिर्फ याद करना है। जब हम जर्नल्स बनाएंगे या डेबिट क्रेडिट के रूल्स हम पढ़ लेंगे तब हमें ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगी, ठीक है जी। सिंगल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम सबसे पहले तो ये देख लें जी, सोल ट्रेडरशिप को जहन में रखें। आपका सिंगल एंट्री सिस्टम मोस्टली उन्हीं लोगों के ज़रिए इस्तेमाल किया जाता है, या वो लोग होते हैं जो इस सिंगल एंट्री सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं। मैंने पहले भी बताया था जी कि आपका जो मोहल्ले में दुकानदार होगा, शॉपकीपर होगा, रिटेलर है, कोई छोटा सा भी, वो क्या करता है जी, सिर्फ और सिर्फ अपना एक रजिस्टर मेंटेन करता है। उसमें ये नहीं लिखता मैंने इतनी चीज़ें बेच के इतने पैसे कमाए, वो सिर्फ और सिर्फ एक एंट्री या एक तरफ का चीज़ रिकॉर्ड करता है जी कि कैश कितना आया है या मैंने उधार कितना देना है और कितना लेना है। यानी वो बाकी की एक्सपेंसेस, इनकम्स को रिकॉर्ड नहीं करता, ना ही अपने सारे एसेट्स को सही तरह से प्रॉपरली राइट डाउन करता है। यानी अगर उसने सेल की है तो नॉर्मली हम क्या करते थे जी, सेल की ट्रांजैक्शन में दो इफेक्ट्स आते हैं कि हमारे पास से गुड्स चली गई हैं और दूसरी तरफ से हमारे पास कैश आया है। वो गुड्स के जाने की एंट्री नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ अपने खाते में लिख लेता है या रजिस्टर में लिख लेता है जी इतने के पैसे मुझे आए हैं या मैंने 200 रुपए की चीज़ें बेच दी हैं। तो वो कैश में 200 लिख देता है, लेकिन गुड्स में से वो माइनस नहीं करता। यानी बहुत लंबा चक्कर है, लेकिन ये याद रखें कि ऐसा सिस्टम जिसमें आपकी जो ट्रांजैक्शंस है उसका कोई एक एस्पेक्ट, यानी कोई एक, या तो डेबिट का रिकॉर्ड कर लिया या क्रेडिट का, यानी कोई आने का, जाने का, या फिर दोनों रिकॉर्ड कर लिया, और समटाइम्स उस पूरी एंट्री को रिकॉर्ड करना वो लाजमी नहीं समझते। उसने कहा दिया सिस्टम इन विच समटाइम्स बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ अ ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड, समटाइम्स ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड, एंड समटाइम्स no aspect of a transaction is recorded is called single entry system।
वो दुकानदार ने अगर मतलब नकद चीजें बेची हैं, ऑन कैश चीजें बेची हैं, तो वो उसकी समटाइम्स एंट्री ही नहीं करता, कहता जी एक हाथ से पैसे ले ली, चीज दे दी, मुझे रिकॉर्ड रखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है जी। उधार के केस में वो सिर्फ एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड करता है जी, वो गुड्स के जाने की एंट्री नहीं डालता, वो सिर्फ और सिर्फ लिखता है जी शकील ने, रफीक ने, या जो भी उस बंदे का नाम होगा वो लिख के उसके नाम के आगे उधार लिख देता है, 100 रुपया 200 रुपये जितने का भी होगा, यानी वो उस ट्रांजेक्शन का सिर्फ और सिर्फ एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड कर रहा है। दो तो वो बहुत ही मुश्किल से करता है, कभी मर के आए तो वो करेगा, अदरवाइज इस सिस्टम में वो कहता है जी या तो दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड किए, वन ऑफ डेबिट एंड वन ऑफ क्रेडिट, या फिर एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड है, और कभी कभी तो वो पूरी की पूरी ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड नहीं करते जी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो। ठीक है जी। नेक्स्ट डेफिनेशन है व्हाट इज एन अकाउंट, जो हम बार बार बोलते हैं या लिखते हैं जी, एसेट में कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट या जो भी है, तो वो कहता है जी व्हाट इज अकाउंट। उसने कहा जी अकाउंट इज एन इंडिविजुअल रिकॉर्ड ऑफ एन एसेट, liability, revenue, an expense और capital in a summarized manner। कहता है जी हर चीज का आपने अलग-अलग से, सपोज अगर हम अपना बजट बना रहे हैं और हमने लिख दिया है जी, हर महीने लिखते हैं या बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहे हैं कि हमने इतने की दाल ली, इतने की चीनी ली, इतने का सरफ लिया, इतने का साबुन लिया, तो वो कहता है जी बजाय इसके कि आप हर महीने एक ही चीज को बार बार रिपीट करें, आप उसका एक सेपरेट अकाउंट बना लें और सिर्फ उसमें अमाउंट डालते जाए कि इस महीने 1,000 का आया, 2,000 का आया, 3,000 का आया, फिर दोबारा से 1,000 का लिया। ये जब कल हम पढ़ेंगे तो मैं इसको आपको टेबुलर फॉर्म में बना के, बल्कि कल तो नहीं, मंडे को, क्योंकि कल संडे है, तो मेरे लिए ये चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाएंगी थोड़ी सी, क्योंकि आपकी वर्ड पे ये फाइल बनेगी। ठीक है जी। उसने कहा जी हर चीज का एक इंडिविजुअल, जिस तरह आपका बैंक में अकाउंट होता है, अब बैंक में अकाउंट इसीलिए बनाया जाता है कि वो आपकी सेपरेट एंटिटी है, आपकी एक आइडेंटिटी है, आपका एक नाम है। यानी अगर मैंने बैंक में अकाउंट ओपन करवाया तो मेरा आसमा सजाद के नाम का अकाउंट अलहदा होगा, यानी किसी और आसमा के नाम की ट्रांजेक्शन ये किसी और में ट्रांसफर नहीं हो सकती। रीजन यही है जी कि उस चीज को समराइज करना, एक शख्स को, एक एसेट को, एक लाइबिलिटी को, कुछ भी हो सकता है वो, लेकिन उसका एक अलहदा अकाउंट बनाने का मतलब ये है जी कि उसकी एक अलहदा आइडेंटिटी है और जितनी भी ट्रांजेक्शन उससे रिलेटेड होंगी वो सिर्फ और सिर्फ उसी अकाउंट में जाएंगी। उसके बाद फर्दर 3 टाइप्स हैं जी, 4 बल्कि उसने लिखी हुई हैं। नॉमिनल अकाउंट्स। जी जी। रिवेन्यू का मतलब है? किसका? रिवेन्यू। बेटा रेवेन्यू मैंने कितनी दफा बताया हुआ है कि इनकम की जगह ये यूज होता है, इसके ऊपर लिख लो। वो कोई एसेट का आमदनी की अकाउंट भी हो जगह। सकता है, लाइबिलिटी का भी, इनकम का भी, एक्सपेंस का भी, और कैपिटल, और लास्ट पे जो लिखा हुआ है कैपिटल। रेवेन्यू मींस इनकम, इनकम बेटा जी, इनकम ऊपर लिख लें। आप हमेशा भूल जाती है, जब मैंने शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा था तब भी आप लोगों ने ये कह के छोड़ दिया था जी कि हमें आता ही नहीं है। हमेशा वर्ड्स के सब्स्टिट्यूट्स याद रखा करें कि इसकी जगह कौन सा यूज हो सकता है, जरूरी नहीं पेपर में वो लकीर के फकीर की तरह एक ही वर्ड यूज करें। ठीक है जी। उसके बाद है आपके नॉमिनल अकाउंट्स। अब उसने अकाउंट्स के डिफरेंट टाइप्स बता दिए हैं जी। नॉमिनल अकाउंट्स कौन से होते हैं? हमने 5 हेड्स ऑफ अकाउंट्स पढ़े थे जी, एसेट्स, एक्सपेंसेस, इनकम, कैपिटल एंड लाइबिलिटीज। अब वो कहते हैं कि नॉमिनल अकाउंट्स ऐसे अकाउंट्स होते हैं जिनका ताल्लुक आपके प्रॉफिट्स और लॉसेस से होता है, यानी जिसमें आपकी इनकम आएंगी या आपके लॉसेस आएंगे, वो आपके नॉमिनल अकाउंट्स कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कैरेज इनवर्ड लॉस बाय थेफ्ट। ये जब हम अकाउंट बनाएंगे तब आपको ये सब चीजें समझ आ जाएंगी, अभी सिर्फ इनकी डेफिनेशन देखना या समझना जरूरी है। यानी नॉमिनल अकाउंट ऐसा अकाउंट जिसमें आपके लॉसेज और गेन्स, गेन्स का मतलब है जी प्रॉफिट्स, ठीक है, which are related with expenses, losses, gains and incomes as nominal account। for example carriage inward, यानी आपने अगर कहीं का रेंट पे किया था चीजें लाने के लिए, और लॉस बाय थेफ्ट का मतलब है जी आपकी चीजें चोरी हो गई तो वो अभी आपके नॉमिनल अकाउंट्स में ही जाएंगी। रियल और प्रॉपर्टी अकाउंट्स, हाँ जी जी, जितने भी आपके एसेट्स के अकाउंट्स बनेंगे, जैसे हमने एसेट्स के नीचे लिखा था कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, गुड्स आ गए, सब ये आपके क्या है, ये आपके रियल या प्रॉपर्टी अकाउंट से। याद रखें जी प्रॉपर्टी में एसेट्स आते हैं, रियल एस्टेट, रियल एस्टेट से याद रखिएगा। रियल और प्रॉपर्टी अकाउंट मींस ऐसे अकाउंट्स जिनमें आपके एसेट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं। अकाउंट्स विच आर रिलेटेड विद प्रॉपर्टीज और थिंग्स ओन्ड इन अ बिजनेस
पास तो नंबर हाँ नहीं जी था जी, ना, मोबाइल था ना, आवाज नेट आ था। रही है? ये आ रही है। ओके जी, कहाँ थे हम? पर्सनल अकाउंट्स पे, सॉरी पर्सनल नहीं, आपके पहले हम पढ़ रहे थे रियल अकाउंट्स या नॉमिनल अकाउंट। प्रॉपर्टी अकाउंट्स। वो कहता है जी अकाउंट्स विच आर रिलेटेड विद प्रॉपर्टीज एंड और थिंग्स ओन्ड बाय अ बिजनेस आर नोन एज रियल और प्रॉपर्टी अकाउंट्स। फॉर एग्जांपल, जो मैंने कहा दिया जी, आपकी लैंड हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है, फर्नीचर हो सकता है, और बाकी कोई भी और एसेट्स हो सकते हैं। उसके बाद है जी पर्सनल और एंड इम्पर्सनल अकाउंट्स। पर्सन से याद रखें जी, उसने कहा जी अकाउंट्स रिलेटेड विद अ पर्सन, ठीक है, और इंस्टीट्यूशन। किसी भी अगर इंसान का आप अकाउंट बना रहे हैं, किसी भी इंस्टीट्यूशन का आप अकाउंट बना रहे हैं, तो वो आपके पर्सनल अकाउंट्स बनाएंगे। अकाउंट्स विच आर रिलेटेड विद पर्सन और इंस्टीट्यूशन आर नोन एज पर्सनल अकाउंट्स। फॉर एग्जांपल HBL यानी हबीब बैंक का आप अकाउंट बना रहे हैं, डेटर अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, ये सब आपके पर्सनल अकाउंट्स हैं, क्योंकि किसी भी शख्स के नाम पे बनेंगे। Impersonal accounts are all those accounts which are other than any person or institution। उसमें आपके नॉमिनल अकाउंट्स भी आ सकते हैं, रियल अकाउंट्स भी आ सकते हैं, और बाकी सब भी आ सकते हैं जी। यहाँ तक किसी को कोई मसला? मंडे से जब हम इसके क्वेश्चन या इसके बेसिक्स देखना शुरू करेंगे, तब ये सारी चीजें आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएंगी जी। ये यहाँ तक इससे कोई? पीछे